अस्सलाम वालेकुम। सो इन द लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विद द चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम लोगों ने ये बात पढ़ी कि सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आएगा। हमने ये बात पढ़ी है, लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि सर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी क्योंकि ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा रेवेन्यू है। जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी क्योंकि कम प्राइस पे कम रेवेन्यू है। तो सर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन था ना, और इसी वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो अपर स्लोपिंग बनता था। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या बताता है कि सर ये जो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है और ये जो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रही है ये कितने परसेंटेज से कम होगी ना, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें पीईएस बताएगा। सर पीईएस के अंदर हम लोगों ने पांच वैल्यूज पढ़ेंगे। ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, वन, जीरो और इन्फिनिटी। सर अगर आपका पीईएस ग्रेटर देन वन है तो इट मीन्स योर सप्लाई इज इलास्टिक। इफ योर आंसर इज लेस देन वन, सो इट मीन्स योर सप्लाई इज इन इलास्टिक। If your answer is equal to 1, it means your supply is unitary elastic. If your answer is infinity, it means your supply is perfectly elastic. If your answer is 0, this means your supply is perfectly inelastic. Correct? अच्छा जी, फिर हमने पहली इलास्टिसिटी से शुरू करा था। सर पहली इलास्टिसिटी का नाम है इलास्टिक सप्लाई। तो मैंने आपको बताया था सर इलास्टिक सप्लाई में आंसर ग्रेटर देन वन होता है। इलास्टिक सप्लाई में हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है। हाई रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड में लार्जर चेंज आएगा। इलास्टिक सप्लाई में ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं और प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल होता है ना। और इलास्टिक सप्लाई के अंदर कर्व कौन सा बनेगा? फ्लैटर कर्व बनेगा ना। तो सर इलास्टिक सप्लाई में अगर प्राइस स्मॉलर परसेंटेज से इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी सप्लाइड लार्जर परसेंटेज से इंक्रीज होगी बिकॉज प्रोड्यूसर इज एबल टू रिस्पॉन्ड मच टू अ स्मॉलर चेंज इन प्राइस, राइट? ओके, सो ही विल बी एबल टू अर्न मोर रेवेन्यू बाय सेलिंग मोर यूनिट्स। फिर आपको बताया मैंने इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर आपका आंसर लेस देन वन होता है। इन इलास्टिक सप्लाई में लो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। लो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब है क्वांटिटी सप्लाइड में स्मॉलर चेंज आएगा। इन इलास्टिक सप्लाई में लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं। और इन इलास्टिक सप्लाई के अंदर जो जिन जिन प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स पेरिशेबल इन नेचर होते हैं उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई इन इलास्टिक होती है ना। तो इन इलास्टिक सप्लाई में अगर प्राइस ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज होती भी है तो क्वांटिटी सप्लाइड स्मॉलर परसेंटेज से इंक्रीज होगी बिकॉज प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड मच टू अ लार्जर चेंज इन प्राइस। वो बहुत थोड़े से रिस्पॉन्ड कर सकता है बिकॉज हिज प्रोडक्ट इज टाइम टेकिंग, इट टेक्स टाइम टू प्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट। नंबर टू, वी हैव लेस रिसोर्सेज अवेलेबल टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, दैट इज द रीजन व्हाई। ओके, नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग with very important heading, that is usefulness of PES to a producer. Okay, now what is this usefulness of PES to a producer? बेटा हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा है सर? हमने इससे पहले पढ़ा था यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू अ प्रोड्यूसर, फिर हमने वाईडी पढ़ा, फिर हमने एक्सईडी पढ़ा और अब हम लास्ट पढ़े हैं और इसका नाम है यूजफुलनेस ऑफ पीएस टू अ प्रोड्यूसर। करेक्ट? अब गौर से सुनना। सर प्रोड्यूसर का क्या एम है? सर प्रोड्यूसर का एम होता है, एक ही एम होता है ना, और वो एम क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। सही कह रहा हूँ? सर प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना और दिस टाइम ही विल यूज द इंफॉर्मेशन ऑफ पीईएस। इस बार प्रोड्यूसर पीईएस की इंफॉर्मेशन यूज करेगा और क्या आइडेंटिफाई करेगा? वो इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा कि यार मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है या फिर इन इलास्टिक है। जैसे हमने बात पढ़ी है कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपायर हो जाते हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी सप्लाई इन इलास्टिक होती है क्योंकि टाइम टेकिंग होते हैं और इनको बनाने के लिए रेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल होती है। लेकिन पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि मोबाइल फोन, गाड़ी, इन सब चीज़ों की सप्लाई इलास्टिक होती है क्योंकि देर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल एंड दी प्रोडक्ट इज रेडीली अवेलेबल, उसको बनाने में टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले वो पीईएस की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा और इलास्टिसिटी आइडेंटिफाई करेगा सो दैट ही कैन टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ताकि वो क्या ले सके? ताकि वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सके। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का क्या मतलब है? कि वो उसको स्पेयर कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन?
that should he invest in that should he invest in न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी। सर पीईएस के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सेट करेगा कि उसको नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा दूसरा वेदर देयर इज स्पेयर कैपेसिटी और नॉट। दूसरा क्या स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है, वो ये भी चेक कर सकता है कि पीईएस के थ्रू कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज़ कर सकता है, और किस लिए यूज़ कर सकता है, और किस लिए यूज़ कर सकता है बताओ। बस यही कर सकता है कि प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज़ कर सकता है, और उसको उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है वो उसके लिए यूज़ कर सकता है। सही है। और क्या कर सकता है, और बिजनेस को ये पता करने में मदद कर सकता है कि विच प्रोडक्ट्स टू फोकस ऑन। सही कह रहा हूँ सर। एक तो बिजनेस को ये पता करने में मदद कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि उसको नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सही है। और स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है, और कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर इसको फोकस करना चाहिए। करेक्ट। Okay, so producer will use the PES to identify the elasticity, and he will take his investment decisions that whether he should invest in new technology or not, whether there is a spare capacity or not, he should increase this capacity or he should not, which products to focus on. Say, okay. Now let's suppose that the supply for your product is elastic. Let's suppose that the supply for your product is elastic. Suppose करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है ना उसकी सप्लाई इलास्टिक चल रही है, एंड लेट्स सपोज दैट देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट। प्लीज चैट बॉक्स ओपन अप। बेटा अगर डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट की तो शॉर्टेज होगी या सरप्लस होगा। सर अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की क्या होगी, शॉर्टेज होगी। और शॉर्टेज होगी तो क्या बढ़ जाएगी सर, शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ जाएगी ना। तो सिंस आपकी सप्लाई इलास्टिक है, और अब अगर आपकी प्राइस थोड़े से बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा से बढ़ जाएगी। सर क्वांटिटी सप्लाइड कितने से बढ़ जाएगी, सर क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा से बढ़ जाएगी। तो प्रोड्यूसर की सेल्स बढ़ जाएगी और प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा भाई। सर जब प्राइस थोड़े से बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा से बढ़ जाएगी, प्रोड्यूसर विल बी एबल टू सेल मोर यूनिट्स, तभी सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा। और जब टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। तो भाई जब टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा ना। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इलास्टिक सप्लाई के केस के अंदर प्रोड्यूसर कैन मीट कंज्यूमर्स डिमांड। सही कह रहा हूं भाई। इलास्टिक सप्लाई के अंदर प्रोड्यूसर इजीली मीट कर देगा कंज्यूमर की डिमांड को। सही है। तो मैं इधर लिख दूं भाई, इजी टू मीट कस्टमर्स डिमांड। सही कह रहा हूं भाई। सर अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है और अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से प्राइस अगर थोड़े से बढ़ती है, तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को ज़्यादा से बढ़ा देगा। बिकॉज अगर आपको याद हो तो इन इलास्टिक सप्लाई देयर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल, सो प्रोड्यूसर कैन रिस्पॉन्ड मच टू अ स्मॉलर चेंज इन प्राइस, जिसकी वजह से इसका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा और इसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इलास्टिक सप्लाई में इट इज ईजी टू मीट कस्टमर्स डिमांड। डिमांड बढ़ी थी ना, उसको आराम से उसने मीट कर लिया बिकॉज देयर आर मोर रिसोर्सेज अवेलेबल। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक होती और इस बार अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाती है, तो डिमांड कम होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी तो सरप्लस होगा। और जब सरप्लस होगा तो इस बार प्राइस बढ़ेगी नहीं, इस बार प्राइस कम हो जाएगी। सही कह रहा हूं। तो जब प्राइस कम होगी तो इस बार क्वांटिटी सप्लाइड भी लार्जर परसेंटेज से कम हो जाएगी। सही कह रहा हूं। जब प्राइस कम होगी तो इस बार क्वांटिटी सप्लाइड भी लार्जर परसेंटेज से कम हो जाएगी। सही कह रहा हूं भाई। तो इस बार प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए सर, इस बार जिस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो रही है ड्यू टू अ फॉल इन डिमांड, तो उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा परसेंटेज से कम होगी, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए,
ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, इस प्रोडक्ट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर को पता है क्या करना चाहिए? प्रोड्यूसर को पता है क्या करना चाहिए सर? प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए पता है? प्रोड्यूसर को इस प्रोडक्ट से रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके दूसरे प्रोडक्ट पे लगानी चाहिए ताकि वो लॉस अवॉइड कर सके। तो प्रोड्यूसर क्या करेगा सर? प्रोड्यूसर को, अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो लॉस को क्या करे, अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि वो लॉस को अवॉइड करे, तो वो क्या करेगा? वो फौरन से रिसोर्सेज को क्या करेगा? रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेगा, रिसोर्सेज डाइवर्ट करेगा टूवर्ड्स दी अदर प्रोडक्ट। सही कह रहा हूँ भाई? अगर इसके प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है और डिमांड कम हो जाती है जिसकी वजह से प्राइस कम होगी, तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा लार्जर परसेंटेज से कम हो जाएगी, तो प्रोड्यूसर को फौरन से इस प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अब ये इसके लिए लॉस मेकिंग होगा ना। तो फिर वो क्या करेगा? अपनी रिसोर्सेज को डाइवर्ट करेगा टूवर्ड्स अदर प्रोडक्ट विच इज़ प्रॉफिटेबल। सही है? वो अपनी रिसोर्सेज को फौरन से डाइवर्ट कर देगा टूवर्ड्स दैट प्रोडक्ट विच इज़ मोर प्रॉफिटेबल। सही कह रहा हूँ? अब मुझे एक बात बताओ, लेट सपोज अगर इसके प्रोडक्ट की सप्लाई इन इलास्टिक है, लेट सपोज, सपोज करते हैं कि इसके प्रोडक्ट की सप्लाई इन इलास्टिक है, तो मुझे अब एक बात बताओ, अब अगर डिमांड बढ़ती है इसके प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से शॉर्टेज होती है, तो प्राइस प्राइस अगर अब लार्जर परसेंटेज से भी इंक्रीज होती है ना, अब अगर प्राइस लार्जर परसेंटेज से भी इंक्रीज होती है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को कितने परसेंटेज से बढ़ा सकता है? स्मॉलर परसेंटेज से। सही कह रहा हूँ? अगर इसके प्रोडक्ट की सप्लाई इन इलास्टिक है, अगर इसके प्रोडक्ट की सप्लाई इन इलास्टिक है, और अब अगर डिमांड के बढ़ने की वजह से हानिया प्राइस ज़्यादा से भी बढ़ जाती है, तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को बहुत थोड़े से बढ़ा सकता है। नंबर वन, ड्यू टू लो रिस्पॉन्सिवनेस। नंबर टू, बिकॉज देर आर लेस रिसोर्सेज अवेलेबल, एंड द प्रोडक्ट इज ऑल्सो टाइम टेकिंग। तो अब है ना, अब एक प्रोड्यूसर है ना, वो सोचेगा कि इसको इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी सप्लाइड बहुत थोड़े से बढ़ सकती है ना, थोड़े से बढ़ेगी, तो क्या इसको इसमें और इन्वेस्ट करना चाहिए इसकी क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाने के लिए या नहीं करना चाहिए? तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं? इसमें मैं लिखूंगा वेदर, वेदर इट हैज, क्या लिखूंगा? वेदर इट हैज दी स्पेयर कैपेसिटी, वेदर इट हैज दी स्पेयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और नॉट। सही है? मतलब ये कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी में इन्वेस्ट करे या नहीं, इसके पास स्पेयर कैपेसिटी है कि ये और इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब ये क्या लेगा? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा। ये क्या लेगा सर? सर ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है? सही है। और ये इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा ना, क्या करेगा कि ये इस प्रोडक्ट को बना सकता है या नहीं बना सकता। ओके, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये लेटेस्ट, उमर जब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, जब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, व्हेन द प्रोड्यूसर विल इन्वेस्ट इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो प्रोडक्शन का टाइम बढ़ेगा या कम होगा? प्रोडक्शन का टाइम बढ़ेगा या कम होगा? प्रोडक्ट आपका रेडीली अवेलेबल होगा ना। तो अगर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है, तो इसका जो प्रोडक्शन टाइम है, जो प्रोडक्शन पीरियड है, वो कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई मैं आपको? तो सर प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? सर प्रोड्यूसर पीईएस की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा। प्रोड्यूसर क्या करेगा सर? प्रोड्यूसर पीईएस की इंफॉर्मेशन को यूज करेगा, और क्या करेगा सर? प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा कि उसको स्पेयर कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको कौन से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर इलास्टिक सप्लाई है तो उसको पता है कि अगर प्राइस थोड़े से बढ़ी है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा से बढ़ेगी, वो अपना रेवेन्यू बढ़ाने में कामयाब हो जाएगा, वो कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल कर देगा। लेकिन अगर डिमांड गिरती है तो उसकी वजह से प्राइस कम होगी, तो क्वांटिटी सप्लाइड लार्जर परसेंटेज से उस प्रोडक्ट की कम हो जाएगी, तो उसको उस प्रोडक्ट से पैसा निकाल कर दूसरे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पर जाना चाहिए ताकि वो लॉस को अवॉइड कर सके। अब अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई इनइलास्टिक है और अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है जिसकी वजह से प्राइस अगर लार्जर परसेंटेज से भी बढ़ती है, तो क्वांटिटी सप्लाइड बहुत थोड़े से बढ़ेगी। तो उस वक्त उसको डिसीजन लेना चाहिए कि उसके उसके पास स्पेयर कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस और नॉट। उस वक्त वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा कि अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है तो इसका जो प्रोडक्ट है वो रेडीली अवेलेबल होगा, वो लेस टाइम टेकिंग होगा दिस टाइम। सही कह रहा हूँ? अब मुझे जरा एक बात बताओ यार, इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
सर इस पीईएस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बताना भाई। इस पीईडी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशंस ऑफ पीईएस क्या है भाई, इस पीईएस के डिसएडवांटेजेस। क्या आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे प्लीज। सर पीईएस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हाँ जी। सर पीईएस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पहला बताओ, पहला बताओ। टाइम कंज्यूमिंग होगा, सही है। पहला मसला क्या है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक हो गया भाई। इट इज़ एन एस्टीमेट, सही है। ये एक एस्टीमेट है, इट्स नॉट एक्यूरेट, इट इज़ एन एस्टीमेट, सो कैन बी इनएक्यूरेट। सही है, ये एक एस्टीमेट है तो इसके इनएक्यूरेट होने के चांस है, नंबर वन। नंबर टू, टाइम कंज्यूमिंग है। और क्या पता डिमांड चेंज इज परमानेंट, सही है। क्या पता डिमांड चेंज इज परमानेंट, ये भी हो सकता है, क्या कहते हो। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, इसका एस्टीमेट इनएक्यूरेट होगा, सही है। इसका एस्टीमेट इनएक्यूरेट होगा, क्या पता डिमांड का जो चेंज है, जो डिमांड बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, वो परमानेंट हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सम पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स दैट इज एग्रीकल्चरल, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, perishable products that is agricultural products have an inelastic supply, naturally उनकी सप्लाई inelastic है, have an inelastic supply naturally। सही कह रहा हूँ भाई, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रॉप्स वगैरह हो गए, राइस वगैरह हो गए, इनकी सप्लाई नेचुरली इनइलास्टिक है, सही है। सो द नॉलेज ऑफ द वैल्यू में हैव लिटिल यूज, सही है। सो द नॉलेज ऑफ वैल्यू, सो द नॉलेज ऑफ वैल्यू मे हैव लिटिल यूज, सही कह रहा हूँ भाई। तो जो इनकी वैल्यू की नॉलेज है ना, उसका लिटिल यूज होगा, सही कह रहा हूँ भाई। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी सप्लाई नेचुरली इनइलास्टिक होती है, तो उनकी वैल्यू का यूज जो है वो कम होगा, ये भी लिख सकते हैं। सर और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं। सर दी वैल्यू ऑफ पीईएस, एक और डिसएडवांटेज बताऊं, दी वैल्यू ऑफ पीईएस में चेंज ओवर टाइम, सही कह रहा हूँ। सर जो पीईएस की वैल्यू है वो ओवर टाइम चेंज होगी, जैसे इलास्टिक से इनइलास्टिक में कन्वर्ट हो सकती है, सही है, ठीक है। एंड द वैल्यू विल हैव एंड द वैल्यू विल हैव लेस इम्पोर्टेंस इन अ इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी, सही लिखा है मैंने, ये वैल्यू की लेस इंपॉर्टेंस होगी एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर। भाई एक ग्रोइंग इकोनॉमी का मतलब है एक डेवलपिंग कंट्री ना, एक डेवलपिंग कंट्री। एक कंट्री अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रही है, वो बहुत स्पीड से तरक्की कर रही है, तो उसका जो पीईएस है वो, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इन इलास्टिक तो इलास्टिक हो जाएगी, तो फिर उस कंट्री के अंदर इस वैल्यू की लेस इंपॉर्टेंस होगी, ये भी कह सकते हैं। हाँ भाई, तो मैंने आपको पीईएस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस बता दिए, सही है। फिर एक और भी लिख सकता हूँ, प्रैक्टिकल एबिलिटी टू इंक्रीज पीईएस, ये भी बता सकता हूँ कि सर हमारे पास प्रैक्टिकल में एबिलिटी कितनी है कि मैं अपनी पीईएस को, अपनी इलास्टिसिटी को बढ़ा सकता हूँ, ये भी चेक करना पड़ेगा ना, कि इन एक्चुअल कितनी मेरे पास एबिलिटी है कि मैं अपने पीईएस को बढ़ा सकता हूँ, ये भी लिख सकते हैं। और फिर एक और भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग सप्लाई, कॉस्ट ऑफ मेकिंग सप्लाई चेंज। भाई आप अपनी प्रोडक्ट की सप्लाई को चेंज करते हो ना, जैसे आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को इन इलास्टिक से इलास्टिक में चेंज करते हो, तो उसको चेंज करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट लगेगी ना, तो उसकी क्या कॉस्ट है। तो पीईएस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज ये है कि पहला डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये एस्टिमेट है तो ये इनएक्यूरेट होगा, क्या पता डिमांड का चेंज परमानेंट हो। पेरिशेबल प्रोडक्ट की सप्लाई इन इलास्टिक होती है नेचुरली,
पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की सप्लाई नेचुरली इनइलास्टिक होती है, तो उसके लिए उस केस के अंदर जो आपकी वैल्यू है उसका लिटिल यूज होगा। और जो पीईएस की वैल्यू है ना वो ओवर द टाइम चेंज हो रही होती है, तो इसलिए वैल्यू की कम इंपॉर्टेंस होगी ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर। और आपके पास क्या प्रैक्टिकल एबिलिटी है कि आप अपने पीईएस को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, और उस चेंज को करने की क्या कॉस्ट होगी। ठीक है। डिमांड चेंजेस परमानेंट का मतलब है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो कंटिन्यूसली बढ़ ही रही है, गिर ही नहीं रही फिर। और अगर डिमांड कम हो रही है, अगर डिमांड कम हो रही है तो इसका मतलब है डिमांड कंटिन्यूसली कम ही हो रही है, फिर बढ़ नहीं रही। ठीक है। ओके। तो अब मैंने आपके लिए एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, मैं आपको वो पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। मैंने वो नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं आपके सामने उसको शो भी कर देता हूँ। द यूजफुलनेस ऑफ पीईएस डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। मैं इन पॉइंट्स को पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ रहा हूँ कि द यूजफुलनेस ऑफ पीईएस डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कीप द वैल्यू अप टू डेट। मैंने क्या बोला, इस वैल्यू का आप अप टू डेट नहीं रख सकते, इस वैल्यू को अप टू डेट नहीं रख सकते क्योंकि ये वैल्यू ओवर द टाइम चेंज होती है। सही कह रहा हूँ भाई। इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप द वैल्यू अप टू डेट बिकॉज द वैल्यू ऑफ पीएस may change over time, right? Businesses may not be able to act on the data by changing prices if their cost structure cannot be easily changed. ये कह रहा है कि बिजनेस प्राइस को इजीली चेंज नहीं कर सकता अगर उनका कॉस्ट का स्ट्रक्चर भी अपडेट ना हुआ हो। ये क्या कह रहा है कि बिजनेस प्राइस को इजीली चेंज नहीं कर सकता क्योंकि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है ना वो इजीली चेंज नहीं हो सकता। जैसे मिसाल है, इस पानी की बोतल को बनाने की मुझे 100 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। सही है। और डिमांड के बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस को बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। या डिमांड के कम होने की वजह से सरप्लस हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस को कम करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उस गुड की प्राइस में चेंज आया लेकिन उसकी कॉस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। ये एक और मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब आपके सामने मैं एक पैराग्राफ लगा रहा हूँ, काइंडली इसको मैं आपके साथ साथ पढ़ूंगा। सही है। मैं आपको एक बात और बता दूंगा, मैं इस टॉपिक के ऊपर इतनी लंबी क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना यूजफुलनेस के ऊपर फोकस क्यों कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि पीईडी वाईडी एक्सीडी और पीईएस के अंदर बच्चों को ये पीईएस तंग करता है, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इजी फॉर यू एज पॉसिबल। आई हैव रिटन मेनी थिंग्स फॉर यू। ठीक है। इट्स एक्स्ट्रा नॉलेज अदर देन द बुक। The usefulness of PES to a producer is that PES will help producer in investment decision and whether to invest in spare capacity or not. ठीक है। If the price of a good rises due to increase in demand, so producer can respond more quickly by increasing quantity supplied by a larger percentage. Sales will increase which eventually will increase total revenue. ये कह रहा है कि अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है और उस केस में प्राइस बढ़ती है डिमांड के बढ़ने की वजह से, तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी सप्लाइड को ज्यादा से बढ़ा सकता है, तो उसकी सेल्स बढ़ेगी और प्रोड्यूसर का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। However, if the price of the good falls due to decrease in demand, then the firm will not be able to respond will not be able to respond. So the producer should take out product from the market, which will reduce cost and avoid incurring losses. अगर प्राइस कम हो जाती है थोड़े से तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा से कम होगी ना, तो वो प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट से निकाल लेना चाहिए ताकि कॉस्ट कम हो और इनकरिंग लॉस भी अवॉइड हो। सही है। On the other hand, on the other hand, product with inelastic supply, product with inelastic supply will not be as responsive if price rises by a larger percentage. The producer will not be able to respond by a larger percentage and may have earned lower profit as compared to its competitor. Therefore, producer should look for alternate ways, that is either outsourcing to third party or by increasing spare capacity through higher investment. आखिरी वाला पॉइंट कह रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट की सप्लाई इनइलास्टिक है और अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस लार्जर परसेंटेज से इंक्रीज होती है तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को बहुत स्मॉलर परसेंटेज से इंक्रीज कर सकता है, तो वो प्रॉफिट तो कमाएगा लेकिन कम प्रॉफिट कमाएगा रिलेटिवली एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर की सप्लाई अज्यूम करा जा रहा है कि इलास्टिक है और आपकी इनइलास्टिक है। गौर से सुनना, क्या कह रहा हूं सर, आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इनइलास्टिक है और कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है, तो अब बताओ, अगर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई इनइलास्टिक है और अब अगर प्राइस ज्यादा से बढ़ती है तो आप क्वांटिटी सप्लाइड को थोड़े से बढ़ा सकोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट की सप्लाई इलास्टिक है और अब आपके प्रोडक्ट की प्राइस थोड़े से बढ़ती है तो आप क्वांटिटी सप्लाइड को ज्यादा से बढ़ा के अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो।
तो प्रॉफिट तो होगा हमें, लेकिन एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर कम होगा ना भाई। तो फिर प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए, खुद वो माल नहीं बनाना चाहिए, उसको दूसरे ऑल्टरनेट वेज ढूंढने चाहिए। जैसे उसने आउटसोर्स कर दिया तो थर्ड पार्टी दूसरे को माल बनाने के लिए दे दिया, या फिर अपनी स्पेयर कैपेसिटी को, अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को किसी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करी। जैसे कि कोई हायर इन्वेस्टमेंट कर गई, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर गए, ठीक है। सेट है। Knowledge of PES can be used to explain the speed and ease with which business can respond to changing market condition. PES यूज हो सकता है कि आप बिजनेस कितना जल्दी मार्केट की कंडीशंस को रिस्पॉन्ड कर सकता है। इन दी शॉर्ट रन, पीईएस फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मतलब नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की सप्लाई इलास्टिक होती है ना, तो सही लिखा है ना मैंने कि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का पीईएस इलास्टिक है, उनकी सप्लाई इलास्टिक होती है। तो बिजनेस कैन होल्ड स्टॉक फॉर वेरिएशन इन डिमांड, बिजनेस उन प्रोडक्ट के स्टॉक को है अपने पास होल्ड कर सकता है ना, क्योंकि उसके पास मोर रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो उस प्रोडक्ट को ज़्यादा बनाकर उसके स्टॉक को होल्ड कर सकता है। तो इफ़ देर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन डिमांड, अगर डिमांड अचानक से बढ़ जाती है तो फिर वो स्टॉक को फौरन से रिलीज कर देगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट रन में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो कि नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है उनकी सप्लाई इलास्टिक होगी, तो एक प्रोड्यूसर ज़्यादा स्टॉक को होल्ड कर सकेगा। तो अगर डिमांड अचानक से बढ़ती है तो अपने स्टॉक को रिलीज कर देगा और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर लॉन्ग रन में ये डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती ही रही तो फिर बिजनेस को क्या करना चाहिए, बिजनेस को और इन्वेस्ट करके अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना चाहिए और अपने स्केल ऑफ बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए, तो इस तरीके से वो अपने टोटल रेवेन्यू को बढ़ा लेगा। लेकिन ये जो स्केल को बढ़ाना है ना, ये आप फौरन से नहीं बढ़ा सकते, आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको नई जगह नई फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, उसमें नई स्टोरेज उसको बनाना पड़ेगा, बहुत लंबी हो जाएगी। सही है। तो ये क्या कह रहा है, अगर शॉर्ट रन में डिमांड बढ़ती है तो ये अपने स्टॉक को यूज करके उस अनएक्सपेक्टेड डिमांड को मीट कर सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ती ही रहेगी हर साल, तो फिर उसको न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और अपनी स्पेयर कैपेसिटी को, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। सही है। और लेकिन इसको बढ़ाने के लिए, इस स्केल को बढ़ाने के लिए बिजनेस स्केल को टाइम लगता है, फॉरन से नहीं हो सकता। ये थी ये थी कौन से प्रोडक्ट की मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट की। हाँ, मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा था, नॉन पेरिशेबल की। अब मैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि क्रॉप्स वगैरह। However, the situation in agricultural market is different. The supply is price inelastic as supply is not stable since crop yields are not easy to predict due to natural disaster and climate change. ये कह रहा है कि एग्रीकल्चरल मार्केट्स में जो प्रोडक्ट की सप्लाई है ना वो नेचुरली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि जो क्रॉप की यील्ड है ना, जो क्रॉप ग्रो कितनी होगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो डिपेंड करता है ऑन दी वेदर कंडीशन, दैट इज द क्लाइमेट चेंज एंड ऑन नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। ओके। सो प्रोड्यूसर पीईएस को यूज करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्पेयर कैपेसिटी है या नहीं है, और कौन से प्रोडक्ट को बनाने में क्या फ़ायदा होगा, उसको कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, कौन से को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, कौन से को आउटसोर्स करना चाहिए। करेक्ट। सो दिस इज यूजफुलनेस ऑफ पीईएस टू अ प्रोड्यूसर। और पीईएस के कुछ डिसएडवांटेजेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, इनएक्यूरेट है, डिमांड चेंज परमानेंट हो सकता है, इसकी वैल्यू की लिटल इंपॉर्टेंस है क्योंकि पीईएस ओवर द टाइम चेंज होता रहता है, और कितना हमारे पास एक्चुअल में पोटेंशियल है कि हम अपने पीईएस को बढ़ा सकते हैं, और इस सप्लाई को इन इलास्टिक से इलास्टिक करने में क्या कॉस्ट बेयर करेंगे। ठीक है। ओके।